नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नई कहानी सफलता व सार्थकता। इसमें हम जानेंगे कि नई कहानी क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या ये कहानी सफलता को प्राप्त कर पाई और वर्तमान समाज में इनकी क्या सार्थकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं का प्रचलन रहा है, जैसे उपन्यास है, काव्य है, निबंध है। इस तरह की अनेक विधाएं हैं जिसमें कहानी एक उत्कृष्ट साहित्यिक विधा के रूप में अपनी पहचान रखती है। यद्यपि गद्य का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ, पर उन साहित्यिक गद्य विधाओं में भी कहानी विधा ने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। कहानी विधा के विकास को या कहानी लेखन के विकास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रेमचंद से पहले जो कहानियां लिखी गई, दूसरा जो प्रेमचंद के समय में और प्रेमचंद ने कहानियां लिखी, और तीसरा जो प्रेमचंद के समय काल के बाद की जो कहानियां हैं। तो तीन भागों में हम इसे बांट सकते हैं। इसमें प्रारंभिक जो कहानियां लिखी गई यानी प्रेमचंद से पहले जो कहानियां लिखी जा रही थी वो इंद्रजालिक और तिलिस्म से युक्त थी। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर मुख्य जो कारण था, वो उद्देश्य था, वो था मनोरंजन, यानी सामान्य जनता का मनोरंजन ही मुख्य उद्देश्य था। जासूसी कहानियां भी इसी समय काल में लिखी गई, लेकिन धीरे धीरे जो कहानी का विकास है वो नैतिकता की ओर बढ़ा और उसके पश्चात कहानियां कैसी लिखी जाने लगी। प्रेमचंद के युग में आदर्शात्मक कहानियां लिखी गई। धीरे धीरे कहानियां, अगर बात करें प्रेमचंद के बाद, तो वहां पर यथार्थ को ज्यादा महत्व दिया गया। तो ये समय काल के अनुसार अलग अलग कहानियों के उद्देश्य में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। हिंदी साहित्य में अगर नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो कब से माना जाता है? 1955 से 56 ईस्वी के आसपास इस कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। नई कहानी के प्रवर्तकों में अगर प्रमुख नाम देखें तो कमलेश्वर है, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव का नाम प्रमुख रूप से आता है, लेकिन इसके साथ साथ कृष्णा सोबती, मनु भंडारी आदि भी इसी युग के प्रमुख कहानीकार है। नई कहानी हिंदी साहित्य के कहानी लेखन की एक परिपक्व अवस्था है जो पूर्ववर्ती कहानियों से अनेक स्तरों पर भिन्न है। यानी पहले जो कहानियां लिखी जा रही थी उनसे कुछ अलग यहां पर था। इस दौर में लिखी गई कहानियां कल्पना प्रधान या आदर्शवादी न होकर वास्तविक जीवन को प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं। 1962 तक नई कहानी पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाती है और साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन एक सफलता को प्राप्त करता है, जिससे कहानी को एक अलग पहचान मिलती है। अब अगर बात करें कि नई कहानी का प्रारंभ कहां से हुआ और किन किन विद्वानों ने कौन सी कहानी को पहली नई कहानी स्वीकार किया है, तो सबसे पहले राजेंद्र यादव को देखते हैं। ये कहानीकार भी हैं और हंस पत्रिका के संपादक भी रहे। 1954 से 55 ईस्वी से इन्होंने नई कहानी का प्रारंभ स्वीकार किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह, शिव प्रसाद सिंह की कहानी जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी, तो उस कहानी का नाम क्या है? दादी माँ। इसी से नई कहानी का प्रारंभ मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। दादी माँ किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से नई कहानी का प्रारंभ स्वीकार करते हैं। 1950 से 1960 और 62 तक का जो छठा दशक था वो नई कहानी के विकास का दशक रहा। इसके बाद फिर कहानी के क्षेत्र में अनेक आंदोलन चले, जैसे सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी या कहानिक आंदोलन। इस तरह के अनेक आंदोलन कहानी के क्षेत्र में चले और यह सब बाद में साठोत्तरी कहानी में ही शामिल हो गए, यानी सम्मिलित हो गए। 1954 से कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देखिए, जो कहानी पत्रिका थी ये प्रारंभ हुई और इस समय के जो समाज पर प्रभाव था वो किसका था? द्वितीय महायुद्ध और भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का प्रभाव था। और जब समाज पर किसी परिस्थिति का प्रभाव होता है तो उसका प्रभाव किस पर दिखाई देता है? साहित्य पर भी पड़ता है। इन परिस्थितियों ने कहानी लेखन को भी प्रभावित किया। कहानी और नई कहानी दोनों के बीच में एक विभाजक रेखा बन गई। प्रेमचंद से पूर्व व प्रेमचंद युग में जो कहानी लेखन में समाज को महत्व दिया जा रहा था, लेकिन नई कहानी में किसको महत्व दिया गया? व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया। यानी
जो इससे पहले कहानियां थी वो कैसी थी, समष्टि को महत्व देने वाली थी, परंतु नई कहानी ने किसको महत्व दिया, व्यष्टि यानी व्यक्ति को ज्यादा प्राथमिकता दी। नई कहानी एक आधुनिक बोध के साथ सामने आई। नई कहानी को प्रतिस्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो पत्रिकाओं को जाता है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ वो पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुआ। सबसे पहले कौन सी पत्रिका आई, कहानी पत्रिका सबसे पहले प्रकाशित हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से जो कहानी पत्रिका है उसका प्रकाशन कुछ समय के लिए रुक गया, अवरुद्ध हो गया। लेकिन जो हंस पत्रिका इस समय प्रकाशित हो रही थी उसका प्रकाशन निरंतर चलता रहा और इसी के माध्यम से नई कहानी का भी विकास होता रहा। लेकिन थोड़े समय बाद 1954 में कहानी पत्रिका का दोबारा से प्रकाशन शुरू हो गया, जिससे कहानी का एक नया स्वरूप, नए शिल्प और नए भावबोध के साथ सामने आया। इसी समय या 1954 ईस्वी की कहानी सन 1960 तक आते आते क्या बन गई थी, नई कहानी बन गई थी। फिर उसे नई कहानी नाम दिया जाने लगा। किसको, जो पहले कहानी थी उसे धीरे धीरे बदलाव करके कौन सी कहानी बना दिया, नई कहानी। 1960 ईस्वी में नई कहानियां ये एक पत्रिका प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे, श्री भैरव प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। इस दौर में 1954 से 55 से लेकर 1960 तक के बीच में जो भी कहानियां लिखी गई उन कहानियों की समीक्षा, उनकी विवेचना, उनके विषय को और उनको प्रतिस्थापित करने का कार्य किसने किया, कहानी पत्रिका ने किया। और दूसरी जो पत्रिका आई सामने, नई कहानी पत्रिका या नई कहानियां जो पत्रिका आ रही थी उसने किया। तो यहाँ पर ये दोनों ही पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक और पत्रिका का जिक्र हमने किया था, वो थी हंस पत्रिका। कहानी पत्रिका, नई कहानियां पत्रिका और हंस पत्रिका ने नई कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप इसको सरल तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको ईस्वी सन याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको सरल तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि नई कहानी की सार्थकता इस समय में क्यों थी। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी लेखन या किसी भी विधा की सार्थकता कब होती है, जब वो समाज से जुड़ी हो। अगर समाज के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कुछ भी लेखन कार्य किया जाता है तो वो सार्थक या सफल माना जाता है। तो नई कहानी के जो कहानीकार हैं वो समाज से हटकर व्यष्टि से जोड़ते हैं। यहाँ पर समाज से ज्यादा किसको महत्व दिया गया, व्यष्टि को। और समाज किससे निर्मित हो रहा है, व्यष्टि से तो निर्मित हो रहा है, लेकिन अगर व्यक्ति में बदलाव होगा तो समाज में अपने आप बदलाव आ जाएगा। यहाँ कहानी का स्वरूप थोड़ा परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। एक और तो मनोवैज्ञानिक कहानियों का दौर चल रहा था और दूसरी ओर प्रगतिवादी विचारधाराओं से प्रभावित कहानियां भी सामने आ रही थी। अगर प्रगतिवादी कहानियों की बात करें तो यहाँ पर यशपाल और यशपाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक कहानियों की अगर बात करें तो जैनेन्द्र और ईला चंद्र जोशी इस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दे रहे थे। इस दौर में जो कहानियां लिखी जा रही थी वो कल्पना प्रधान कहानियां नहीं थी, न ही उनमें आदर्शवाद को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, बल्कि इनमें क्या खासियत थी, वास्तविक जीवन का उद्घाटन इन कहानियों के माध्यम से किया जा रहा था। इसीलिए ये कहानियां ज्यादा सार्थक है। ये व्यक्ति से जुड़ी हुई कहानी है। प्रत्येक व्यक्ति को जब इसको पढ़ता है पाठक तो उसे लगता है कि ऐसा तो मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे अड़ोस पड़ोस में हो रहा है। तो ये जीवन का जो वास्तविक चित्रण है वो इन कहानियों के माध्यम से किया जा रहा था। तो मनोवैज्ञानिक आग्रह तथा प्रगतिवादी चेतना से युक्त होकर एक आदर्शात्मक सोच को लेकर कहानी विधा आगे बढ़ रही थी। तो ये इसकी सार्थकता के महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। जैसे जैसे समाज और देश की परिस्थितियों में परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। आजादी से पूर्व जो कहानियों का संदर्भ था वो भिन्न था। स्वतंत्रता से पूर्व देशभक्ति की भावना, समाज सुधार की भावना, सामाजिक कुरीतियों की रूढ़ परंपराओं को दूर करने की भावना मुख्य उद्देश्य था लेखकों का। लेकिन धीरे धीरे किसको महत्व दिया गया, व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा और इसी कारण मानव चरित्र को महत्व दिया जाने लगा। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिक कहानियों की रचना होने लगी। कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार भी कहानीकारों ने प्रगतिवादी चेतना के रूप में कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो ये इसीलिए
सार्थक है, क्योंकि यहाँ पर कौन महत्व रखता है, यहाँ पर व्यक्ति महत्व रखता है। और जब एक व्यक्ति विशेष की समस्या को सामने लाया जाएगा, उसकी समस्या का निदान किया जाएगा, उसके जीवन की परिस्थितियों की अभिव्यक्ति कहानियों के माध्यम से होगी, तो इससे किसमें बदलाव आएगा? इससे समाज में बदलाव अपने आप होगा। हम बड़े समाज को एक तरीके से नहीं बदल सकते, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन के माध्यम से हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। अब इन कहानियों की कुछ खासियत थी जिसके कारण इन कहानियों को सफल कहानियां माना जा सकता है या इन्होंने तत्कालीन समाज को प्रभावित किया। देखिए, यहाँ पर भोगे हुए यथार्थ पर ज्यादा ध्यान दिया गया, ज्यादा फोकस किया गया। भोगा हुआ यथार्थ यानी जो लोगों ने अपने जीवन में सत्य को अनुभव किया, अपने जीवन की मुश्किलों को जिया, उनको ही अभिव्यक्ति दी गई। इससे पहले जो कहानियां थी वो पूर्वाग्रह से युक्त थी, लेकिन नई कहानियां किसी तरह से पूर्वाग्रह से युक्त नहीं थी, बल्कि मुक्त कहानियां थी। इन पर सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इसमें यौन नैतिकता को लेकर नया आयाम देखने को मिलता है। देखिए, जो यौन से जुड़े हुए विषय थे, ये वो विषय थे जो अब तक पर्दे के पीछे थे, लेकिन यहाँ जो कहानीकार आए, उन्होंने इन विषयों को प्रमुखता से अपने लेखन में शामिल किया। इनके अनुसार नैतिकता का पैमाना किसी व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए उसके कर्तव्य होने चाहिए, न कि उसका यौन आचरण। नई कहानियों में न तो घटनाओं की कोई श्रृंखला मिलती है और न ही कोई निश्चित शुरुआत और अंत है। कथानक में बिखराव भी दिखाई देता है, लेकिन ये बिखराव बोरियत पैदा नहीं करता। नई कहानी में शहरी मध्य वर्ग को कहानी के केंद्र में स्थापित किया गया है, क्योंकि ये जो समय था, इसमें हमारे ग्रामीण जो अंचल के लोग थे वो शहरों की ओर भाग रहे थे। किसके लिए? अपनी जीविका कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण का विकास हो गया था। ऐसे में जब शहर की तरफ आ रहा है मध्य वर्ग, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं जो बदल रही हैं, जिसके कारण वो किसका शिकार हो रहा है? कुंठा का शिकार हो रहा है, संत्रास का शिकार हो रहा है, अकेलेपन का शिकार हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को अभिव्यक्त करते हुए कहानियों को लिखा जाने लगा। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई बोल्ड कहानियां। द सेकंड सेक्स की लेखिका है सिमोन द बोउर। इन्होंने जो काम भाव पश्चिमी साहित्य में अपने लेखन में शामिल किया, उसी को इन्होंने किसने? कृष्णा सोबती ने हिंदी साहित्य में लेखन में उन बातों को, उन विषयों को शामिल किया। तो ये कौन सी कहानियां मानी जाती है? इनकी कहानियां बोल्ड कहानियों की श्रेणी में आती है। तो ये वो विशेषताएं हैं। ये केवल एक कहानी की विशेषता नहीं है, बल्कि उस कहानी आंदोलन की विशेषताएं हैं जो समाज की सार्थकता या उसकी सच्चाई को सामने ला रही थी। इसी कारण ये कहानियां तत्कालीन मुद्दों को उठाने वाली सार्थक कहानियां मानी जाती है, जो धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ रही थी। इससे पूर्व कहानियां दो धाराओं में चल रही थी। प्रेमचंद युग जो कहानी थी वो सामाजिक विषयों को आधार बनाकर लिखी जा रही थी। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों ने विशेष रूप से 40 से 50 के दशक में जो कहानियां लिखी, वहां पर धीरे धीरे दो धाराओं में बदलाव दिखाई देता है। एक तो मनोवैज्ञानिक और दूसरी प्रगतिवादी या प्रगतिशील। परंतु नई कहानी दोनों आग्रहों का परित्याग करती है और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर किसको अपने केंद्र में स्थापित करती है? मनुष्य को अपने केंद्र में स्थापित करती है। और ये वो कहानियां हैं जो मनुष्य के अति यथार्थ को सामने लाती है, अति यथार्थ को। तो ये अति यथार्थवाद को सामने लाने वाली कहानियां हैं। अब अगर ये देखें कि नई कहानी की सफलता का या इस कहानी का मूल विषय क्या रहा कि ये सफलता की ओर गई, या हम इस पर ये बात कर सकते हैं कि क्या ये कहानियां सफल कहानियां मानी जा सकती है। देखिए, जो कहानियां या जो लेखन विधा समाज से जुड़ी होगी, मानव से जुड़ी होगी, व्यक्ति से जुड़ी होगी, उसके जीवन की कड़वी सच्चाई को प्रकट करेगी, वो लेखन हमेशा सफलता की कसौटी पर कसा जा सकता है, या वो लेखन सफल लेखन माना जा सकता है। तो इन्होंने भी, यानी नई कहानी ने मानव जीवन के कटु सत्य को प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो समाज में हो रहा है, मनुष्य के मन में जो उथल पुथल हो रही है, उन स्थितियों को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना ही साहित्य की सार्थकता है। साहित्य का एक दायित्व है, तो
इसीलिए नई कहानी जीवन के शक्तियों को, वास्तविक कटु शक्तियों को, मनुष्य के मन में जन्मी हुई उथल पुथल को, यहाँ जीवन की शक्तियों को, वास्तविक कटु सत्यों को, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, सत्यों को, मनुष्य के मन में जन्मी हुई उथल पुथल को कहानी में प्रस्तुत करती है। तो नई कहानी का लक्ष्य था कि सभी प्रकार के आग्रहों से मुक्त होकर मानव जीवन का चित्रण करना, किसी एक विशेष धारा के साथ ना जोड़ करके एक आग्रह के साथ मनोवैज्ञानिक या प्रगतिशील जो उनकी विचारधारा है वो रही है, इसके साथ साथ जो सामाजिक आग्रह है उनसे मुक्त होकर मानव जीवन का चित्रण करना ही नई कहानी का लक्ष्य रहा है। थोड़ी सी इन पंक्तियों में टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बोल रही हूं, उसको आप ध्यान से सुन लें। इस जो नई कहानी है इसमें नए परिवेश, नई समस्याएं और नई संवेदनाओं की कहानी हम इसे कहते हैं, इसीलिए कहानियां सफल कहानियां मानी जाती है। नई कहानी समाज के यथार्थ को साहित्य में प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्प है। तो इस तरह से नई कहानी उस व्यक्ति के हृदय की कुंठाओं, संत्रास, घुटन, मानसिक पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। कहानी को पढ़ते हुए पाठक उससे पूरी तरह से जुड़ जाता है। पाठक को कहीं भी नहीं लगता या कहीं भी उसके ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर उसके मन की पीड़ा, कुंठा, वेदना है, ये कहानीकार ने प्रस्तुत नहीं की। तो इस तरह से अगर कहानीकार का पाठक के साथ देखें तो एक संवेदनात्मक संबंध जुड़ जाता है। तो यहाँ कहानीकार और पाठक दोनों एक ही यथार्थ को देखते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में भोगा है। कहानीकार पाठक के उस जीवन की सच्चाई को अनुभव करता है और अपनी कहानी के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति देता है। इसीलिए इन कहानियों में संवेदनात्मक जो पक्ष है या पहलू है कहानीकार का और पाठक का वो अधिक है। नई कहानी को किसी शब्द में परिभाषित करना काफी मुश्किल है। उसकी कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन अलग अलग समीक्षकों ने अलग अलग मत दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजेंद्र यादव के विचारों को अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात के कथाकार का एक संसार वह है जो उसके आसपास फैला है, जिससे उसे घृणा भी है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि उसमें रहने, घुटने, टूटने और समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उसे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी दुनिया वह है जिसे उसने अपने भीतर से बाहर निकालकर फेंक दिया है। इसका निर्माण उसने खुद किया है। कथाकार अपने टूटने और घुटने की तस्वीर पूर्ण असामर्थ्य, पराजय और हताशा के साथ व्यक्त करता है और वो क्या बन जाती है? नई कहानी बन जाती है। यानी यहाँ पर उसका असामर्थ्य, उसकी पराजय, उसकी हताशा, इसको वो छुपो नहीं रहा है, समाज से पर्दा नहीं कर रहा है, बल्कि उसको व्यक्त कर रहा है। और यही अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? नई कहानी कहलाती है। कमलेश्वर को अगर हम देखें, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पुरानी कहानी में व्यक्ति शारीरिक रूप से आता था और वैचारिक रूप से कथाकार नई कहानी में वैचारिक रूप से कथाकार, लेकिन नई कहानी में यह विचार इस शरीर में अवस्थित बुद्धि से उपजता है जिसे प्रस्तुत किया जाता है। पुरानी कहानी में विचारों को हाड़ मास प्रदान किया जाता था और अब हाड़ मास के इंसान के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। नई कहानी मानवीय मूल्यों के संरक्षण और जीवनी शक्ति के परिप्रेषण की दिशा में यत्नशील दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो बदलाव आया है वो क्या बदलाव आया है कि पहले व्यक्ति शारीरिक रूप से आता था, वैचारिक रूप से क्या होता था? कथाकार, यानी कथाकार के वहां पर केवल विचार होते थे। लेकिन नई कहानी में यह विचार इस शरीर में अवस्थित बुद्धि से उपजता है जिसको कि प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी यहाँ पर अपने शरीर में जो भोग किया है, उन्होंने जो भोगा है, समाज में जो वास्तविकता को अनुभव किया है, उसको अभिव्यक्ति नई कहानी के माध्यम से मिली है। कमलेश्वर नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ये कहते हैं कि पुरानी कहानी में कल्पना है, कहानीकार अपने कल्पना से अपने विचारों को एक रूप प्रदान करता है, पर नई कहानी में कल्पना नहीं है। नई कहानी हाड़मास का जो जीव मनुष्य है उसी को ही प्रस्तुत कर रही है, वह किसी कल्पना का सहारा नहीं है ले रही। मानवीय मूल्यों के संरक्षण के और जीवनी शक्ति के परिप्रेक्षण की दिशा में एक प्रयत्न करता हुआ यहाँ पर लेखक दिखाई देता है।
वे मनुष्य को साक्षात उसकी संवेदनाओं के साथ, उसकी पीड़ाओं के साथ, उसकी यातनाओं के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से नई कहानी पूरी तरह से किसका चित्रण करती है? यथार्थ का चित्रण करती है। मार्कंडेय जी ने भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। ये मानते हैं कि जिसमें नया भावबोध हो और जिसमें जीवन के नए संदर्भों का उद्घाटन हो, वही क्या है? नई कहानी है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि अभी तक जो कहानी सिर्फ कथ्य कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी या एक विचार का झटका देती थी, वही नए कहानीकारों के हाथ में जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है या दुर्लभ अनुभूति चित्र प्रदान करती है। तो ये परिभाषाएं हैं या समीक्षकों के विचार हैं नई कहानी के प्रति। जो पहले कहानी थी उसमें कथ्य महत्वपूर्ण था। आज की कहानी में कथ्य तो है, लेकिन महत्व किसको दिया जा रहा है? चरित्र को, भाव को, अनुभूतियों को, संवेदनाओं को, इनको ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कथा कहना मात्र कहानीकार का उद्देश्य नहीं है। शिल्प की दृष्टि से भी अब कहानी क्या है? सांकेतिक हो गई है। राजेंद्र यादव नई कहानी के उन्नायक माने जाते हैं। इन पर किसका प्रभाव है? चेखव का, गोर्की का, काफका, मोपासा का प्रभाव देखा जाता है। मध्य वर्ग से जुड़ते टूटते रिश्ते और उनसे उत्पन्न तनाव को इन्होंने अपनी कहानियों में महत्व दिया है। इनके कहानी संग्रहों की अगर बात करें तो देवताओं की मूर्तियां हैं, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, ढोल और अन्य कहानियां, किनारे से किनारे तक, इन सभी कहानियों में मध्य वर्ग को केंद्र में रखा गया है। उनके जुड़ते टूटते रिश्ते, उनमें उत्पन्न तनाव आदि को इन कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। इसी प्रकार से बात करें अगर मोहन राकेश की, तो ये बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, लेकिन कहानीकार के रूप में और नए कहानीकार के रूप में इनकी एक विशेष पहचान है। इनको नई कहानी के प्रवर्तकों में मुख्य स्थान प्राप्त है। इनकी कहानी आधुनिकता बोध की कहानी है। भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनकी प्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक में हुआ है। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमे में लिखी से मलबे का मालिक नामक जो इनकी कहानी है उसमें हुआ है। इन्होंने महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और मनुष्य के जीवन का चित्र अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यांत्रिकता का मतलब क्या होता है? मशीनीकरण युग में यंत्र के समान अपना जीवन जीना। हमारे उठने का एक निश्चित समय है और पूरा दिन हम घड़ी के साथ ही चलते हैं, यानी एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। तो वो क्या है? जीवन की यांत्रिकता है। और महानगरों में रहने वाले लोगों का जीवन इसी प्रकार के से यंत्रवत हो गया है, जिसकी अभिव्यक्ति इनकी कहानियों में मिलती है। कमलेश्वर की अगर बात करें तो समानांतर कहानी आंदोलन के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने आम आदमी के संघर्ष का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। इनके कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया आदि हैं, जिसमें इन्होंने यौन वर्जनाओं, चारित्रिक विकृतियों, आम आदमी की कुंठा और संतरास को प्रस्तुत करने का प्रयास अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। तो ये सब जो समस्याएं हैं हमारी समाज की, ये समस्याएं इन कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। इसीलिए ये कहानियां सफल कहानियां मानी जाती हैं और समाज के लिए जब ये यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है तो ये सार्थक कहानियां भी बन जाती है। इसमें जो प्रमुख कहानीकार हैं, मुख्यतः 3 कहानीकारों के नाम राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ इस युग के अनेक कहानीकार हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें निर्मल वर्मा है, मार्कंडे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, रघुवीर सहाय, रमेश बख्शी, भैरव प्रसाद गुप्त का नाम है, लक्ष्मी नारायण लाल है, अमरकांत, अमृत राय, भीष्म साहनी, उषा प्रेमदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिव प्रसाद सिंह, शरद जोशी, कृष्ण बलदेव, ज्ञान रंजन आदि कहानीकार हैं जो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने अन्य कहानी आंदोलन में योगदान नहीं दिया। जैसे कमलेश्वर, ये समानांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अमृत राय ने सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया। तो ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ जैसे जैसे इन्हें आवश्यकता हुई उस चीज को बलवती किया इन्होंने, और हमारे समाज के व्यक्ति विशेष का प्रमुख चित्र अपनी कहानियों के माध्यम से उपस्थित किया, जो नई कहानी में शामिल हो जाता है, या नई कहानी सशक्त इन्हीं लेखकों के कारण बन पाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपका बहुत अच्छा तैयार होगा अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।